मेरी कहानी किसी ख्वाब से शुरू नहीं हुई, बल्कि ये कैसे फैसले से जिन पर मेरी मर्जी का कोई दस्तखत नहीं था। मैं अभी उम्र के इस सरहद पर खड़ी थी जहां इंसान खुद को समझना शुरू करता है, और घर वालों ने मुझे ये कैसे रिश्ते के हवाले कर दिया जिसका बोझ मेरी सांसों से भी भारी था। जिस शख्स से मेरा निकाह हुआ वो उम्र और तजुर्बे में मुझसे कहीं आगे था। ये कैसा आदमी जो पहले ही जिंदगी का एक बाब खत्म कर चुका था, और मैं तो अभी किताब का सरवरख भी नहीं बनी थी। मेरा नाम मलाइका है, रंगत साफ, चेहरे के खदो खाल नरम, मगर जिस्म दुबला, जैसे हड्डियों पर जिंदगी ने अभी पूरा लिबास ही ना पहना हो। बचपन से मेरा दिल खेल के मैदानों में बसता था। गेंद, दौड़, शोर, हंसी, यही मेरी दुनिया थी। मैं गली के लड़कों के साथ पली बड़ी, इनकी तरह हंसती, इन्हीं की तरह भागती। कपड़ों में भी वही आसानी थी, जीन्स शर्ट और सर पर टोपी। मैंने कभी आईने के सामने खड़े होकर खुद को नापने की आदत नहीं डाली थी। घर में सबसे छोटी थी, इसलिए लाड़ भी मेरे हिस्से में ज्यादा आया। तीनों बहनें अपनी अपनी दुनियाओं में मसरूफ थी, और वालिद अक्सर परदेश में। शायद इसीलिए किसी ने ये नहीं देखा कि मैं कब बच्चे से लड़की बनने के बीच कहीं रुक गई। वक्त खामोशी से गुजरा, और अचानक एक दिन मुझे बताया गया कि अब खेल का वक्त खत्म हो चुका है। अब घर की दहलीज ही मेरी हद है। माँ की जबान बदल गई थी। वही माँ जो कल तक मेरी शरारतों पर मुस्कुराती थी, अब मुझे आईना दिखाने लगी थी, ये याद दिलाने के लिए कि माशरा लड़कियों को किस खाने में रखता है। मैंने एहतजाज किया, रोई, मन्नत की, मगर फैसले पहले ही हो चुके थे। मेरा बचपन आहिस्ता आहिस्ता मेरे हाथों से फिसल रहा था। शादी के बाद पहली रात ने मुझे वो सच दिखाया जिसके लिए मैं तैयार नहीं थी। गुर्बत की जगह ये सर्दी ने जन्म लिया, और अल्फाज ने ऐसे जख्म दिए जो नजर नहीं आते मगर सांस के साथ चुपते रहते हैं। इस लम्हे मैंने पहली बार महसूस किया कि किसी के मियार पर पूरा ना उतरना कितना बेरहम होता है। मैं खामोश रही क्योंकि मुझे सिखाया गया था कि खामोशी ही लड़की की सबसे बड़ी खूबी है। कुछ दिनों बाद मैंने खुद को समझने के लिए मदद ढूंढनी चाही। मैं ये कैसे दरवाजे तक पहुंची जहां से मुझे उम्मीद थी कि शायद कोई मुझे ये बता दे कि कमी कहाँ है, मगर असल कमी मेरी जिस्म में नहीं, इस कहानी में थी। जिस्म में मुझे जबरदस्ती फिट किया जा रहा था। ये बात मुझे बहुत बाद में समझ आई। मैं वही थी जो हमेशा थी, खेलों में हंसती, जिंदगी से भरी हुई। फर्क सिर्फ इतना था कि अब मुझसे कहा जा रहा था कि मुझे खुद को बदलना होगा, क्योंकि किसी और की नज़र में औरत होने की तारीफ कुछ और थी। माँ की आवाज़ अब नसीहत नहीं रही थी, हुक्म बन चुकी थी। वो मुझे आईने के सामने नहीं, माशरे के कटघरे में खड़ा करके बात करती थी। कहती थी, अब बस करो, हर वक्त गलियों में भागना अच्छा नहीं लगता, लोग बातें बनाते हैं। वो मेरे हाथ पांव देखकर जैसे मुस्तकबिल का फैसला सुनाती कि ये लड़की अब आज़ादी की नहीं, दीवारों की आदी होनी चाहिए। मैं सुनती जरूर थी, मानती नहीं थी। एक कान से बात अंदर जाती, दूसरे कान से निकल जाती। मेरी तवज्जो हमेशा बाहर से आने वाली आवाजों में अटकी रहती। क्रिकेट की गेंद की टिक, लड़कों की हंसी, किसी छक्के पर उठने वाला शोर। दिल करता था एक बार फिर दौड़कर मैदान में चली जाऊं, जैसे कुछ बदला ही ना हो। जब दरवाजा बंद कर दिए गए तो मैंने आसमान से दोस्ती कर ली। छत मेरी नई दुनिया बन गई। वहां पतंगे थी, हवा थी, और आजादी का वहन। कभी कभी मैं बराबर वाली छत पर चली जाती जहां अली होता था। इसके पास बैठकर मैं माँ की सख्तियों की शिकायत करती, और वो हमेशा मुस्कुराकर एक ही बात कहता, वक्त बदल रहा है और हम सब के साथ कुछ न कुछ बदल जाता है। अजीब बात यह थी कि जो मुझे सबसे ज्यादा समझता था वही मेरा सबसे बड़ा सहारा भी था। अली कभी हद से आगे नहीं बढ़ा, कभी मेरी जगह भूलकर बात नहीं की। शायद इसलिए मोहल्ले के लड़के भी एक लकीर से आगे नहीं जाते थे। गैर मौजूद भाई की कमी वो खामोशी से पूरी कर देता था। माँ के कामों में हाथ बटाना, घर के छोटे मोटे मसले संभाल लेना, जैसे ये सब इसकी जिम्मेदारी हो। मैं खेल कूद में पली बड़ी थी, मगर बेफिक्री में नहीं। मुझे अंदाजा नहीं था कि जिंदगी मेरे लिए पस मंजर में कोई और कहानी लिख रही है। जैसे ही मैंने तालीम का एक मरहला मुकम्मल किया, रिश्तों की फाइलें खुल गई। बात मेरी नहीं, खानदान की इज्जत और सहूलत की हो गई। मैं अभी अपनी उम्र को समझ ही रही थी।
कि मेरे मुस्तकबिल के फैसले बुजुर्गों की मेज पर रख दिए गए। यूं ही एक दिन मुझे बताया गया कि अब मेरी जिंदगी किसी और के हिसाब से आगे बढ़ेगी। मैं 17 बरस की थी और मुझे लगा जैसे मेरी उम्र का सफ़ा किसी और ने पलट दिया हो। बगैर ये पूछे कि मैं इस कहानी के लिए तैयार भी हूँ या नहीं, मैं बचपन से ही जिद्दी और बेफिक्र सी लड़की थी। गली के लड़कों के साथ खेल कूद, नंगे पाँव दौड़ना और वक्त का होश न रहना मेरी आदत बन चुकी थी। माँ बार बार टोकती कि अब मैं छोटी नहीं रही, मगर मेरी समाज शायद सिर्फ खेल के शोर तक महदूद थी। माँ की डांट मेरे कानों से टकराकर वापस लौट जाती और दिल क्रिकेट के गेंद के पीछे ही भागता रहता। जब माँ ने बाहर जाना बिल्कुल बंद कर दिया तो मैंने आसमान को ही अपना मैदान बना लिया। कभी छत पर पतंगबाजी, कभी बराबर वाले घर की छत पर बैठकर अली से दिल का बोझ हल्का कर लेना। अली, जो मुझे हमेशा ये खामोश मुहाफिज की तरह देखता था, मुस्कुराकर बस इतना कहता कि वक्त बदल रहा है और शायद मुझे भी बदलना होगा। मैं लड़कों जैसी थी, मगर मोहल्ले की हदें कभी टूटने ना पाए, शायद इसलिए कि अली हर मोड़ पर दीवार बनकर खड़ा रहता था। घर में भाई ना होने की कमी अली ने कभी महसूस ना होने दी। वो माँ के कामों में हाथ बटाता और मुझे बेफिक्री से जीने देता। अब्बू परदेश में थे, साल में ये 1 बार आते और माँ अकेली ही सब कुछ संभालती थी। मैंने जब FA मुकम्मिल किया तो जिंदगी ने अचानक रुख बदल लिया। मुल्तान से मेरी बड़ी बहन की सास ने अपने बड़े बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया। खबर सुनते ही मेरे अंदर बगावत जाग उठी। मैंने माँ को साफ कह दिया कि मैं शहर, गलियां और अपनी छत छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वो रिश्ता सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि मेरी आज़ादी का सौदा लग रहा था। मैंने जिद पकड़ ली कि मुझे शादी नहीं करनी, मैं माँ के पास ही रहूंगी। मगर माँ शायद माशरे के खौफ से थक चुकी थी। इसने तलख लहजे में कहा कि मेरी लापरवाहियां इसके लिए बोझ बनती जा रही हैं और वहाँ बड़ी बहन की मौजूदगी मेरे सारे ऐब ढांप लेगी। मैंने एक आखिरी कोशिश में उम्र का फर्क याद दिलाया, मगर माँ ने इसे महज वहम कहकर टाल दिया। हालात इतनी तेजी से बदले कि मुझे समझने का मौका ही ना मिला। मेरी शादी और बहनोई के भाई की शादी एक साथ तय पा गई, मगर किस्मत ने एक और मोड़ लिया। शादी से पहले ही एक हादसे ने सब कुछ हिलाकर रख दिया। मेरी आपी की जेठानी एक हादसे में जान से गई। खुशी का कोई सवाल न था, बस फैसले का बोझ और गहरा हो गया। आंटी, जो माँ की पुरानी सहेली थी, इनकार सुनने की हालत में ना थी और माँ रिश्ते से पीछे ना हट सकी। मैंने खामोशी से सर झुका लिया, मगर सच ये था कि मेरा ज़हन अब भी किसी कोने में खेल के मैदान में भटक रहा था, जहां जिंदगी अभी इतनी संजीदा नहीं हुई थी। शादी से चंद दिन पहले तक भी मेरा दिल घर की दीवारों में कैद होने को तैयार नहीं था। मैं छुप छुप कर बाहर निकल जाती, जैसे हवा के बगैर सांस रुक जाए। माँ हर बार मुझे जबरदस्ती अंदर बंद कर देती और थके हुए गुस्से में कहती कि इस लड़की को कभी सुकून नसीब ही नहीं होगा। इसे कौन समझाए कि दुल्हन बनने से पहले अगर कोई लड़की हंस ले, दौड़ ले, तो इसके रंग रूप पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर इन आखिरी 3 दिनों में मैंने वाकई खुद को जैसे कैद में गुजारा। छत से नजर आती पतंगे मुझे पागल कर देती। जो ही कोई पतंग कटती, मेरा दिल चाहता मैं भी दौड़कर इसे थाम लूं, मगर इस बार मेरे कदमों में रस्मों की जंजीर थी। फिर वो दिन आ गया जिसे सब जिंदगी का नया आगाज कहते हैं। दोपहर ढलते ही बारात आ पहुंची। शोर था, हंसी थी, मगर मेरे अंदर अजीब सी खामोशी बसी हुई थी। दिन की रोशनी में ही निकाह हुआ और रात के ट्रेन ने मुझे मेरे ही शहर से दूर ले जाना था। वापसी के सफर में सब कुछ बदला बदला सा था। आपी और बहनोई अलग बैठे थे, जैसे वो पहले ही एक दूसरी दुनिया के लोग हों। मैं और अमजद एक ही सीट पर थे, एक दूसरे के बिल्कुल करीब, मगर अजनबियों की तरह। घूंघट के अंदर बैठी मैं शदीद बोरियत और अनजानी घबराहट का शिकार थी, जबकि अमजद की नजरें बार बार मेरे चेहरे पर ठहर जाती। वो देखना आम सा नहीं था, जैसे वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो या कुछ परख रहा हो। मैंने अपनी बहन के घर कभी ज्यादा आना जाना नहीं रखा था और ना ही रिश्तों में घुलने मिलने की आदत थी। आंटी, जो मेरी माँ की पुरानी सहेली थी, कभी कभार हमारे घर आती, चंद दिन रहती और वापस चली जाती। इसलिए मुझे ना इनके मिजाज का ज्यादा अंदाजा था, ना ही इस माहौल का जिसमें अब मुझे रहना था। और अमजद, इनके बारे में तो मैं बिल्कुल अनजान थी।
मेरा सारा बचपन लड़कों के साथ गुजरा था। मैं नजरों की पहचान रखती थी, मगर अमजद की आंखों में वो बेसाखनगी नहीं थी जो मैंने हमेशा देखी थी। इनकी निगाह में एक उलझन थी, एक गहरी खामोशी, जिसने पहली ही रात मुझे एहसास दिलाया कि ये सफर सिर्फ शहर बदलने का नहीं, शायद खुद को बदलने का भी है। बचपन से जिन लड़कों के साथ मैं गलियों में दौड़ी, गिरी, हंसी, इनमें से किसी की मौजूदगी ने कभी मुझे इस तरह बेचैन नहीं किया था, मगर इस वक्त मेरे बराबर बैठा ये शख्स मुझे अजीब सा ये खौफ दे रहा था। हालांकि इसने कुछ कहा भी नहीं था। शायद मसला इसका खामोश होना था, या फिर मेरा खुद से इतना अजनबी हो जाना। ये मेरा पहला लंबा सफर था, और वो भी एक ऐसी हालत में जिसका मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था। भारी कपड़ों में लिपटी जेवरात के बोझ तले दबी हुई मैं खुद को पहचान ही नहीं पा रही थी। मैं तो वो लड़की थी जो जीन्स और टी शर्ट में खुद को आज़ाद महसूस करती थी, जिसके लिए आराम खूबसूरती से ज्यादा जरूरी था। इस भारी लिबास में बैठे बैठे मेरा दम घुट रहा था। सफर के घंटे जैसे रेंग रहे थे। वक्त आगे बढ़ने के बजाय बोझ बन चुका था। जब रात ने आंखों पर कब्जा किया तो मैंने जेवरात उतारकर एक गहरी सांस ली, जैसे कुछ देर के लिए ही सही खुद को वापस पा लिया हो। मुल्तान पहुंचते ही घर का माहौल मेरे लिए बिल्कुल नया था। सास ने बड़े इख्तियार से मेरी बहन को हिदायत दी, जैसे अब मैं कोई जिम्मेदारी हूँ जिस सलीके से संभाल कर रखना हो। मुझे यह कमरे में ले जाया गया, कपड़े दुरुस्त किए गए, हॉल संवारे गए और आखिरकार पलंग के किनारे बिठा दिया गया। आप ही ने जाते हुए मुझे तसल्ली दी कि घबराने की कोई बात नहीं, मगर इनके कदमों की आवाज दूर होते ही कमरा अचानक बहुत खाली लगने लगा। थकन और नींद दोनों ने मिलकर मुझ पर हमला कर दिया था। मैं हमेशा से नींद के मामले में कमजोर रही हूँ। एक बार आंख लग जाए तो दुनिया की आवाजें भी रास्ता भूल जाती हैं। इसी कमजोरी ने इस रात भी मुझे बेखबर कर दिया। मैंने किसी का इंतजार नहीं किया, बस सर तकिए पर रखा और अंधेरे में खो गई। अचानक आंख खोली तो कमरे की फिजा बदली बदली से थी। नजर उठी तो देखा वो सोफे पर सो रहा था, जैसे इसने खुद को मुझसे अलग रखने का फैसला कर लिया हो। इस मंजर ने मुझे चौंका दिया और साथ ही एक अनजाने से शर्मिंदगी ने घेर लिया। घड़ी पर नजर पड़ी, रात के 2 बज चुके थे। इस खामोश कमरे में जहां 2 अजनबी एक ही छत के नीचे थे, मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ये रिश्ता शायद वैसा नहीं होगा जैसा सब कहते हैं। नींद से आंख खोली तो सबसे पहले जिस्म ने भूख का एहसास दिलाया, जैसे कई घंटों से कुछ भी अंदर नहीं गया हो। मुझे याद आया कि सुबह बस सरसरी सा नाश्ता करवाकर आप ही ने मुझे इसी कमरे में बिठा दिया था और थकन ने फौरन मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अब दिल चाह रहा था कि किसी तरह बाहर जाकर कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करूं। मैं आहिस्ता से बेड से उठी, मगर जैसे ही पाँव नीचे रखा किसी सख्त चीज से टकरा गया। तवज्जन बिगड़ते बिगड़ते बचा, मगर मुंह से एक दबी हुई चीख निकली ही गई। मैं फौरन संभल गई, मगर आवाज ने अपना काम कर दिया था। कमरे के दूसरे कोने में सोए हुए शख्स की आंख खुल चुकी थी। वो चौंक कर उठा, फिर मुझे जागता देखकर हल्की सी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर आ गई। वो सोफे से उठकर बेड की तरफ आया और अपना तकिया भी वही रख दिया, जैसे अब फासले की कोई खास वजह बाकी न रही हो। हालांकि वो पहले भी हमारे घर आता जाता रहा था, मगर इस लम्हे मुझे वो बिल्कुल अजनबी महसूस हो रहा था। इसने मेरे करीब बैठकर नरमी से कहा, नींद पूरी हो गई? मैंने कई बार जगाने की कोशिश की, मगर तुम तो ऐसे सोई थी जैसे दुनिया से कोई ताल्लुक ही ना हो। इसके लहजे में शिकवा कम और हैरत ज्यादा थी। मैंने नजरें झुकाकर आहिस्ता से जवाब दिया, सफर बहुत लंबा था, शायद इसलिए आंख लग गई। मुझे पता ही नहीं चला कब सो गई। वो एक लम्हा खामोश रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, हमने जगाया था, मगर तुम नींद में ही कह रही थी कि सोने दो। इसकी नजरें मुझ पर ठहर गई, जैसे वो मेरे रद्दे अमल को परख रहा हो। मुझे कुछ याद नहीं था, मगर ये बात नामुमकिन भी नहीं लगी। मैं हमेशा से गहरी नींद सोने वाली थी। बचपन में भी अगर अम्मी मुझे नींद से जगाती तो मैं आधी बातें बेखबरी में कह देती थी। फिर भी इस लम्हे मुझे अजीब सा लगा, जैसे मेरी बेखबरी में भी कोई फासला तय हो रहा हो जिसका मुझे अंदाजा ही ना हो। कमरे में खामोशी फैल गई। भूख अब भी थी, मगर इससे ज्यादा ये अनजाने से उलझन दिल में घर कर गई थी। शायद ये सिर्फ नींद से जागने का असर नहीं था, बल्कि इस नई जिंदगी का पहला बोझ था जो आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर उतरने लगा था।
मैंने यही बात इससे भी कही जैसे बचपन में सबको कह देती थी, मगर इस लम्हे अल्फाज जबान से निकलने में हिचकिचाहट थी। दिल के किसी कोने में शर्मिंदगी ने जगह बना ली थी। मैं सोच ही रही थी कि भूख का जिक्र कैसे छेड़ूं कि इसने अचानक मेरा हाथ थाम लिया। इस लम्स में एक अजनबियत थी, मगर साथ ही एक दावा भी, जैसे अब वो मुझे अपनी दुनिया में शामिल कर रहा हो। इसने आहिस्तगी से कहा कि अगरचा इसका हमारे घर आना जाना रहा है, मगर आज वो मुझे पहली बार सही मानों में देख रहा है। इसके माँ ने जब मेरा नाम लिया तो इसने फैसला इन पर छोड़ दिया था, मगर दिल में कई सवाल थे कि मैं कैसी होंगी, क्या सोचती हूँ, कैसा जीती हूँ। फिर वो मुस्कुराकर बोला कि अब वो मुतमईन है, इसे अपनी माँ की इंतखाब पर कोई एतराज नहीं, बल्कि खुशी है कि इसके हिस्से में ये खूबसूरत लड़की आई है। ये कहते हुए इसने दराज खोली, एक जंजीर निकाली और मेरे गले में डाल दी। मैं साकित बैठी रही। चंद लम्हों तक वो मेरे खदोखाल की तारीफ करता रहा। ये सब मेरे लिए नया था और गैर मानूस भी, और किसी हद तक दिल को छू लेने वाला भी। मैं तो हमेशा लड़कों के दरमियान एक लड़के की तरह रही थी। किसी ने कभी मुझे इस नजर से नहीं देखा था, ना ही ऐसे अल्फाज कहे थे। इसके नरम गुफ्तगू, चेहरे पर ठहरती निगाह, सब कुछ एक अनजान कशिश लिए हुए था। मगर यह एहसास ज्यादा देर कायम न रह सका। इसकी नजरें अचानक मेरे हाथों पर जा ठहरी। वो खामोश हो गया, जैसे किसी सोच में डूब गया हो। फिर बोला, तुम्हारे हाथ कुछ मुख्तलिफ से हैं। लड़कों के हाथ आमतौर पर इतने खरदरे या बड़े नहीं होते। ये कहते हुए इसने मेरा हाथ छोड़ दिया। इसकी आवाज में वो नरमी नहीं रही थी। इसने साफ कह दिया कि इसे औरतों में मर्दाना झलक पसंद नहीं। मैंने अपने हाथों को देखा, वही हाथ जिनसे मैंने गेंद पकड़ी थी, पतंग की दौड़ थामी थी, दरख्तों पर चढ़ी थी। मुझे कभी नाखून बढ़ाने या हाथों की संवारने का शौक नहीं रहा था। शायद यही मेरी पहचान थी, और शायद यही वो बात थी जिसने पहली ही मुलाकात में हमारे दरमियान ये अनदेखा फासला खींच दिया। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि तारीफ और कबूलियत के बीच का रास्ता कितना नाजुक होता है। यह कदम पर तहसीन, दूसरे पर नापसंदीदगी, और मैं इन दोनों के दरमियान खामोश बैठी थी, खुद को समझने की कोशिश में। लड़कों के साथ खेल कूद ने मेरे हाथों को नरम नहीं रहने दिया था। वो हाथ मेहनत के आदी थे, गेंद पकड़ने, रस्सी खींचने और जमीन पर गिरने के। शायद इसलिए इनमें वो नजाकत नहीं थी जो सब औरतों के साथ जोड़ देते हैं। वो उठकर अलमारी की तरफ गया, जैसे किसी फैसले पर पहुंच चुका हो। दरवाजा खोलकर इसने एक सुर्ख रंग का सादा सा लिबास निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। बोला कि ये पहन लो, तुम इन भारी कपड़ों में खुद को बांधकर रखे बैठी हो। मैं भी इस बोझ से तंग आ चुकी थी, इसलिए दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। मगर जब वॉशरूम में जाकर लिबास देखा तो दिल की धड़कन तेज हो गई। वो हद से ज्यादा सादा थी, ऐसा जिसकी मुझे आदत नहीं थी। लम्हा भर को हिचकिचाहट हुई, फिर खुद को संभालकर मैंने वही पहन लिया। आईने में खुद को देखा तो मुझे लगा जैसे मैं खुद से ही अजनबी हो गई हूँ। कमरे में वापस आई तो वो सामने खड़ा था, हाथ में खुशबू की बोतल लिए। वो खुद पर हल्की इसी खुशबू लगा रहा था। मुझे देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। फिर इसने फिजा में खुशबू बिखेर दी। बोला कि इसे ये महक पसंद है क्योंकि ये सुकून देती है। इस लम्हे माहौल बदल गया, अल्फाज कम और खामोशी ज्यादा हो गई। वो मेरे करीब आया, बातें करने लगा आम से, मगर इनमें एक अजीब सा वजन था। इसकी निगाहें बार बार मुझ पर ठहर जाती, जैसे वो किसी तस्वीर की खदोखाल समझने की कोशिश कर रहा हो। मैं खामोश थी, इस सब की आदी नहीं थी। ये तवज्जो मेरे लिए नहीं थी, और शायद इसलिए दिल में उलझन भी पैदा हो रही थी। फिर अचानक सब कुछ बदल गया। वो जैसे किसी ख्याल से चौंक गया हो। इसके चेहरे का रंग बदला, बातें रुक गई। वो ये कदम पीछे हटा, जैसे इसे खुद पर काबू पाना हो। बगैर कुछ कहे वो कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद हुआ तो खामोशी गहरी हो गई। मैं देर तक वही बैठी रही, इंतजार करती रही कि वो वापस आए और इस खामोशी की वजह बताए। अभी चंद लम्हे पहले जो फिजा नरम और मानूस लग रही थी, वो अचानक बोझल हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या था। एक लम्हे में गुर्बत और अगले ही लम्हे इतनी दूरी। शायद इसी रात मुझे पहली बार अंदाजा हुआ कि कुछ लोग तारीफ के साथ साथ शर्तें भी लेकर आते हैं, और वो शर्तें इंसान को खुद से दूर कर देती हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आ सका कि इस रात इसके अंदर क्या टूट गया था। वो पूरी रात कमरे में वापस नहीं आया।
सुबह आंख खुले तो दिल किसी अनजाने खौफ से बोझल था। मैंने खामोशी से कपड़े बदले और बाहर आ गई। ड्राइंग रूम में नजर पड़ी तो वो सोफे पर लेटा हुआ था। ये देखकर दिल जैसे ठहर सा गया। शौहर होकर कमरे के बजाय बाहर सोना, ये सवाल मेरे जहन में बार बार गूंज रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब गई, मगर इसने मुझे देखते ही रुख मोड़ लिया, जैसे मेरी मौजूदगी ही इसे नागवार हो। और फिर ये रवैया रोज का मामूल बन गया। मैं जितना इसके पास जाने की कोशिश करती, वो इतना ही फासले बढ़ा लेता। ना कोई वजह, ना कोई वजाहत, सिर्फ खामोशी। ऐसी खामोशी जो इंसान को अंदर से खोखला कर दे। शादी के बाद इसके कुछ जुमले मेरे अंदर गहरे जख्म छोड़ चुके थे, मगर इसके बावजूद मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो मुझसे क्यों कतराने लगा है। एक दिन आप ही मुझसे मिलने आई। जाते हुए उन्होंने मेरा सर थपथपाया और कहा कि अपना और अम्मा जी का ख्याल रखना। मैंने चौंक कर पूछा तो पता चला कि बहनोई को काम के सिलसिले में वापस जाना है। आप ही की वापसी ने घर को और ज्यादा सुनसान कर दिया। वो तो पहले ही ज्यादातर बैरून मुल्क रहती थी, अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। दिन गुजरते गए, मगर अमजद के रवैये में कोई नरमी नहीं आई। आखिर एक दिन सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैं इसके सामने जाकर खड़ी हो गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया कि वो मुझसे बात क्यों नहीं करता, मुझसे इतना दूर क्यों रहता है। इसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बस इतना कहा कि मैंने इसके साथ अच्छा नहीं किया। अगर इसे पहले पता होता कि मैं ऐसी हूँ तो वो कभी ये रिश्ता कबूल ना करता। मैं इसके अल्फाज का मतलब समझने की कोशिश करती रही, मगर उलझन बढ़ती गई। जब मैंने वजह पूछी तो इसने तलखी से कहा कि मेरे अंदर वो बात ही नहीं जो एक औरत में होनी चाहिए। मेरी चाल, मेरा अंदाज, हत्ता कि मेरी शख्सियत सभी से मर्दाना लगती है। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया और मैं वही खड़ी रह गई। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि कुछ लोग इंसान को तो कबूल कर लेते हैं, मगर इसकी असल को नहीं। और जब असल को रद्द कर दिया जाए तो इंसान जीते जी टूट जाता है। मुझे लगा शायद मसला मेरे पहनने ओढ़ने का है। मैं शुरू से ही ढीले ढाले कपड़ों की आदी थी। ट्राउजर और सादा टी शर्ट में खुद को ज्यादा महसूस करती थी। इसी ख्याल के तहत मैंने आहिस्ता आहिस्ता खुद को बदलना शुरू कर दिया। जहेज में आए हुए कपड़े निकाले, वो सब पहनने लगी जिन्हें मैंने कभी दिल से कबूल नहीं किया था। सास के साथ खड़े होकर बावर्ची खाने के काम सीखे, इसकी पसंद के खाने बनाने की कोशिश की और इसके मामूलात को अपनी जिम्मेदारी समझ लिया। 2 महीने के अंदर मैं वो लड़की नहीं रही जो कभी बेफिक्री से हंसती थी। मैंने खुद को इसकी पसंद के सांचे में ढाल दिया था। हर काम वक्त पर, हर बात नरमी से, हर ख्वाहिश दिल में दबाकर। मुझे यकीन था कि शायद अब इसका रवैया बदल जाए, शायद अब वो मुझे कबूल कर ले, मगर वो तो जैसे पत्थर का हो चुका था। ना निगाहों में नरमी, ना लहजे में अपनायत। वो रोज देर से घर आता, खामोशी से सोफे पर लेट जाता और वही सो जाता। मैं अपने कमरे में जागती रहती, दिल में ये कनकही तड़प लिए। मोहब्बत मांगना कोई जुर्म तो नहीं था। मैं इसकी बीवी थी। ये ख्वाहिश फतरी थी कि मेरा शौहर मुझसे बात करे, मेरे पास बैठे, मुझे अपना समझे। मगर मैं जितना करीब जाना चाहती वो इतना ही दूर होता चला जाता। जो लड़की कभी हर चीज से बेनियाज थी, वो अब अपनी ही पहचान खो चुकी थी। मैंने अपनी पसंद, अपनी आदतें, हत्ता कि अपनी शख्सियत तक इसके लिए कुर्बान कर दी थी, मगर इसके बावजूद इसके रवैये में कोई फर्क ना आया। वो अब भी मुझसे बात नहीं करता था, जैसे मैं इसके लिए कोई अजनबी हूँ। एक रात में गहरी नींद में थी कि अचानक तेज आवाजों से आंख खुल गई। किसी की बहस, किसी का गुस्सा और किसी की लरसती हुई आवाज। मैं घबराकर बिस्तर से उठी। बाहर अंधेरा था, मगर सास के कमरे की लाइट जल रही थी। आवाजें वहीं से आ रही थी। दिल में एक अजीब सा खौफ लिए मैं आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे तक गई। मैं कमरे के करीब पहुंची तो जो बातें मैंने सुनी उन्होंने मेरे कदमों वही जमा दिए। वो गुफ्तगू ऐसी थी जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। इस लम्हे मुझे अंदाजा हो गया कि जो खामोशी में बर्दाश्त कर रही थी, इसके पीछे कहानी कहीं ज्यादा तलख थी। मैं वही दरवाजे के साथ साकित खड़ी रह गई थी। जो लफ्ज मेरे कानों से टकरा रहे थे वो किसी और दुनिया के लग रहे थे। अमजद की आवाज सख्त थी, बेरहम। वो अपनी माँ से कह रहा था कि वो दोबारा शादी करना चाहता है। इस एक जुमले ने जैसे मेरी सांस रोक ली। मुझे यूं लगा जैसे जमीन मेरे कदमों के नीचे से खिसक गई हो। मेरी सास ने फौरन इसे रोक दिया। इसकी आवाज में गुस्सा भी था और दुख भी। इसने कहा कि वो दोबारा इस लफ्ज को जबान पर ना लाए। इसने याद दिलाया कि मैंने इस घर के लिए खुद को किस तरह बदल लिया है।
अपनी आदतें, अपना अंदाज, हत्ता कि अपनी पहचान तक कुर्बान कर दी है। मैंने घर संभाला, इसकी पसंद नापसंद सीखी, इसकी जिंदगी को आसान बनाने की हर मुमकिन कोशिश की। फिर आखिर ऐसी कौन सी कमी है जिसकी वजह से वो मुझे यूं टकरा रहे हैं। अमजद ने जवाब में सिर्फ इतना कहा कि वो मेरे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। इसकी बातों में कोई वजाहत नहीं थी, सिर्फ सर्दी मेरी थी। इसने साफ कह दिया कि वो दूसरी शादी करेगा और अगर मैं चाहूं तो वो मुझे तलाक भी दे सकता है या महज इसके नाम के साये में एक बेमानी जिंदगी गुजार सकती हूँ। इसके लहजे में किसी किस्म की नरमी या एहसास नहीं था, जैसे मैं कोई इंसान नहीं, बस एक बोझ हूँ। अचानक वो कमरे से बाहर निकला। जैसे ही इसकी नजर मुझ पर पड़ी, वो लम्हा भर के लिए ठटक गया। मेरी आंखों से आंसू खामोशी से बह रहे थे। इसने नजरें चुरा ली, जैसे सच का सामना करने की हिम्मत ना हो, और बगैर कुछ कहे वापस कमरे में चला गया। मेरे कदम खुद ब खुद इसके पीछे उठ गए। कमरे में दाखिल होते ही मैंने हिम्मत जमा की। आवाज कांप रही थी, मगर सवाल दिल में बहुत दिनों से जमा था। मैंने कहा कि आज वो मुझे सच सच बता दे, आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से वो किसी और का सोच रहा है। इसने मेरी तरफ देखे बगैर कहा कि मैं खुद को आईने में देखूं, जवाब में वही मिल जाएगा। मैंने आहिस्ता से कहा कि मैं तो खुद को रोज देखती हूँ और इंसान को अपनी जात हमेशा ठीक ही लगती है। अगर वाकई कोई खामी है तो वो खुद बता दे। मेरे लफ्जों में शिक्का नहीं, बस थकन थी। इस लड़ाई की थकन जो मैं अकेले लड़ रही थी। मैं बैठकर सुन रही थी और हर लफ्ज मेरे दिल में छोटा सा खौंप रहा था। अमजद ने जो कहा, इसका बोझ मेरी रूह पर पड़ गया। तुम्हारे अंदर औरतों वाली खूबसूरती ही नहीं है। तुम कितने अच्छे सूट पहनो, तुम्हारा जिस्म किसी मर्दाना खालीपन में डूबा हुआ नजर आता है। तुम्हारा सीना बिल्कुल इस्पाहट है जैसे किसी मर्द का, और जब तुम मेरे करीब आते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी मर्द के सामने खड़ा हूँ। तुम्हारे साथ होने में मुझे घुटन होती है। तुम्हें छूने से कुछ भी अच्छा महसूस नहीं होता और दिल के जज्बात में कोई तूफान नहीं उठता। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मेरी दुनिया जैसे रुक गई। वो अल्फाज मेरे कानों में नहीं, मेरी रूह में घुस गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी सारी शनाख्त और इज्जत पर अंधाधुन हमला कर दिया हो। मैं बेबस होकर एक जगह बैठ गई और रात भर रोती रही। हर आंसू मेरे दिल के खराश को मजीद गहरा कर रहा था। औरत की इससे बड़ी जिल्लत और बेइज्जती क्या हो सकती थी। सुबह हुई और मैं अभी तक हैरत और दुख में डूबी थी कि मेरी सास ने नरमी से कहा, बेटी, जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम मैके नहीं गई हो, कुछ दिन अपने माँ के घर रह कर आओ। मैंने फौरन कहा, अम्मी जी, अगर मैं यहाँ से चली गई तो अमजद तो दूसरी शादी कर लेंगे। मेरी सास ने एक लम्हे को खामोशी इख्तियार की, फिर बड़े सब्र से कहा, मलाइका, तुम हर काम वक्त पर करते हो, हर चीज इसके लिए ठीक करते हो, इसीलिए वो तुम्हारी कदर नहीं कर रहा। तुम यहाँ नहीं रहोगी तो इसे अपनी कमी का एहसास होगा, फिर वो तुम्हें समझेगा और तुम्हारी कदर करेगा। मैंने इस बात को दिल से मान लिया। अपनी इस सास की हिकमत में हकीकत थी। मैंने अपनी माँ के घर वापस जाने का फैसला कर लिया। इसके बाद के 7 महीने मेरी जिंदगी के सबसे कठिन और सबसे मजबूत लम्हात थे। मैंने वहां तन्हाई में ना सिर्फ सब्र सीखा बल्कि खुद को समझा और अपनी कमजोरियों को महसूस किया। रोजाना मैं अपने अंदरूनी दर्द से लड़ती और ये सोचती कि किस तरह अपनी इज्जत और वखार को दोबारा संवारूं। मैंने हर दिन अपने आप को संभाला, हर दिन अपने दिल के जख्मों को महसूस किया और अपनी शनाख्त को दोबारा पहचानने की कोशिश की। ये 7 महीने मेरे लिए जैसे ये खामोश तालीम के मानंद थे, जिसने मुझे ये सिखाया कि मोहब्बत सिर्फ कुर्बानी नहीं बल्कि अपने आप को पहचानने और अपनी कदर करने का भी नाम है। मैं जब माँ के घर पहुंची तो ऐसा लगा जैसे बरसों बाद सांस ली हो। दरवाजा बंद होते ही मैं खुद को रोक न सकी और